Not even a competition. 24 Chris was not the best Chris. I believe 23 Chris was the best Chris, but I think even a 24 Chris still beats Dino. And that's no knock on Dino. I don't want all the Brazilian fans coming at me. I know they're going to. Don't be mad. I love Ramon. I think his physique is amazing. But Chris is the standard in Classic. And I think as long as he's 90% of the Chris that we've all seen, he's always going to walk away with it. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे रामोन डीनो और क्रिस बमस्टेड के बारे में। अब देखो, एक और चीज़ है इस अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने अभी कुछ महीनों पहले देखा कि आईएफबीबी अपने रूल्स को चेंज कर रही है, क्वालिफिकेशन के रूल को चेंज कर रहा, और उसके साथ में अब एक और न्यू रूल चेंज होने वाला है गाइस, और वो है अबाउट क्लासिक डिवीजन। अब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे इसी अपडेट में, बट सबसे पहले गाइस मुख्य अपडेट को कवर करते हैं। और वो ये है गाइस कि फॉयद अबीद ने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बोला कि रामोन डीनो 2025 में अपने बेस्ट पर आए, अपने वर्जन को लेकर आए, उस वर्जन को जो कि उनका सबसे जबरदस्त वर्जन था। उसके बाद वो टाइटल जीते पहली बार क्लासिक डिवीजन का। बट अगर क्रिस बमस्टेड लास्ट ईयर compete कर रहे होते, अगर क्रिस compete कर रहे होते तो रामोन डीनो उनको बीट नहीं कर पाते। इवन दो इन्होंने ये बोला साथ के साथ कि 2024 का क्रिस का वर्जन बेस्ट नहीं था, 2023 का वर्जन बेस्ट था, बट इवन दो इनके अकॉर्डिंग 2024 का वर्जन बेस्ट नहीं था, तब भी रामोन डीनो के 2025 के फुल्ली पीक्ड वर्जन को बीट कर देता। यानी कि क्रिस एक स्टैंडर्ड है, क्रिस एक क्राइटेरिया है, और साथ में, या फिर मैं बोलूँ क्राइटेरिया थे, स्टैंडर्ड थे। अब ये चीज़ अभी तो बोली नहीं जा रही है तो ठीक है। यानी कि क्रिस बमस्टेड अगर अपने 90% पर भी आते तब भी रामोन डीनो को बीट करने के लिए सक्षम थे। तो एनीवेज गाइस, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इन्होंने साथ में ये भी बोला कि भाई अब ब्राज़ीलियन आर्मी, यानी कि जो इनके फैंस हैं रामोन डीनो के, मतलब ब्राज़ील से ना वो, और वहाँ के लोग आप जानते हो कितने ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं इस स्पोर्ट को लेके, अपने चैंपियंस को लेके। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई मुझे अब स्पैम वगैरह करने मत लग जाना और मेरे अकाउंट को ब्लॉक मत करवा देना। बट क्या आपको सच में लगता है? वैसे मैं तो देखो इस चीज़ से अग्री करता हूँ कि क्रिस बमस्टेड एक्चुअल में वो जगह बना के चलते थे, वो डिफरेंस क्रिएट कर चुके थे बाकी सब एथलीट से कि भाई 90% 85% आने पर भी वो बीट कर देते किसी भी एथलीट को, और करते आ रहे हैं वो, ठीक है। बाकी अब अगर चलेगा इसी अपडेट की, यानी क्लासिक डिवीजन से रिलेटेड ही सेकंड पार्ट को कवर करने, तो वहां पर गाइस ये बोला गया है, Why is there a weight and a height restriction into classic physique? And I'm going to give you the answer. When we started the division, we needed something to define the division in terms of a certain look that they wanted. They didn't want the exact same thing as open bodybuilding. I get that. But I think that now that it's been defined, and we've been in some years now, I think maybe it's time to take a look at that and maybe restructuring it, because again, it's a look that you're looking for, and I think a lot of more guys would have that look if it wasn't weight restricted. Some guys got to bring it down too much for their height, but they end up losing a lot of muscle. कि बॉब चैकरेल ने अपने पॉडकास्ट के अंदर अपने चैनल पर ये बोला कि क्लासिक डिवीजन से अब वेट कैप को रिमूव कर देना चाहिए। साथ में बॉब ने ये बताया कि क्लासिक डिवीजन में वेट कैप लाने की रिक्वायरमेंट इसलिए थी बिकॉज एक नया डिवीजन जब क्रिएट हो रहा था तब सबने बैठकर यही सोचा था कि हमें एक नए तरीके का लुक चाहिए, एक अलग ही डिफाइंड लुक चाहिए, और उसके लिए वेट कैप को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बट अब आई थिंक एवरीबडी नोज कि किस तरह की फिजिक ये लोग डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की फिजिक इनको चाहिए यहाँ पर कैसे परफॉर्म करने के लिए, और इसी तरीके से एथलीट्स अपने आप को रिफाइन करते जा रहे हैं। तो आई थिंक वेट कैप अब अगर हटा देंगे तो उसके बाद भी हमें जो लुक चाहिए, लोग अपनी फिजिक इस डिवीजन के अंदर वैसे ही लेकर आएंगे। अब बाकी इस बात पे गाइस देखो, यहाँ बॉब इस तरह कुछ भी ऐसे नहीं बोलते। आई थिंक आईबीबी से काफ़ी डीपली ये जुड़े हुए हैं, तो शायद इनके कानों में कुछ निकल के आया होगा, या फिर इन्होंने ही कोई सजेशन इस तरह से दिया होगा। बट एक पूरी तरह से बहस इस बात पर भी छिड़ गई है, और यहाँ पर फॉयद अबीद भी हमें यही बोलते हुए दिखाई दिए। फॉयद अबीद की ओपिनियन यही थी, They should definitely 1000% please God do not remove the height, the weight, the height and weight restriction. You can't make the fucking weight. You're an open class bodybuilder. That's it. I like that these guys have to make weight because they get fucking peeled. I don't know. In my opinion, I think they got it right. I think it's perfect the way it is. कि भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, ओ गॉड ऐसा मत करो, क्योंकि देयर इज एन ओपन डिवीजन। ओपन डिवीजन एक अलग है। अगर यहाँ पे क्लासिक से भी आप वेट कैप हटा दोगे तो ये ओपन डिवीजन जैसा ही बन जाएगा,
और क्लासिक में वेट कैप लगाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ के एथलीट्स वेट कैप को हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेडीड आते हैं, बहुत ज़्यादा पील्ड आते हैं, ये कंडीशन अलग ही लेवल की होती है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि सच में यहाँ पे फैयद अभी सही बोल रहे हैं? वैसे देखो, यहाँ पे मैं कई सारी बातों से अग्री नहीं करता फैयद की, लेकिन ये एक्चुअल में एक ऐसी बात है गाइस कि यहाँ पे वेट कैप इनका ज़रूर होना ही चाहिए, बिकॉज वेट कैप के होने की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा पील्ड एथलीट्स दिखते हैं, और उसके साथ साथ गाइस अपनी फिजिक को एक सर्टेन वेट कैप के अंदर आपको फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा डाइस करना पड़ता है, आपको उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, अपने मसल्स को उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ता है। और वो चीज़ हम आई थिंक ओपन डिवीजन में कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, या फिर वेट कैप अगर हट गया तो क्लासिक डिवीजन से कहीं ना कहीं हमें मिस होती हुई दिखाई देगी। हाँ, बेनिफिट्स भी हैं इसके, कई सारे एथलीट जो हैं जिनका वेट कैप काफ़ी कम है और वो अपने बेस्ट पर नहीं आ पाते, इसी रीज़न की वजह से शायद उनको बेनिफिट हो जाएगा। बट अगर मैं एक बड़े तौर पे देखूं, एक वाइडर साइड पे देखूं, तो यहाँ पे मुझे इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो कंपेटिटिवनेस जो अभी दिखाई दे रही है, मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं जो वेट कैप इन्होंने आई थिंक रिसेंट टाइम में बढ़ाया था 7 पाउंड्स का या 5 पाउंड्स का, जो कि एथलीट्स के हाइट के अकॉर्डिंग था, उससे बेनिफिट तो हुआ है। अब इससे ज़्यादा आई थिंक वेट कैप ये थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, बट रिमूव करना आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, या फिर कुछ बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं होगा। बाकी देखते हैं गाइस, चेंजेस होंगे तो मुझे लग रहा है अभी कुछ महीने में हमें सुनने में आ जाएगा। बाकी अगर गाइस चलें इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पे, तो दैट इज अबाउट डेरेक लंसफर्ड, निक वॉकर, हार्डी चूपन, एंड्रू जैक, मार्टिन फिट्जवाटर। तो सबसे पहले देखो निक की अपडेट को यहाँ कवर करते हैं। तो निक की ये नई फिजिक अपडेट में इनकी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइटर साइड पे दिखाई दे रही है। अब आप लोगों में से जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको बता दूं कि निक ने अपनी रूटीन के अंदर, अब अपनी पोजिंग रूटीन के अंदर चेंजेस करे हैं। अब वैक्यूम को फर्स्ट टाइम अपनी पोजिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि पोजिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं वैक्यूम हिट करते हुए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए चीज़ जा सकती है, बिकॉज इनकी फिजिक को हमने वैक्यूम हिट करते हुए नहीं देखा, बट जैसे इनकी वेस्ट है गाइस काफ़ी वाइडर साइड पे, तो वैक्यूम से आई थिंक बेनिफिट 100% इनको होगा, और इस चीज़ को अब ये फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम गाइस आई थिंक इस चीज़ से जो बेनिफिट हो रहा है, अपनी वेस्ट को भी टाइट करने में इस वक्त ये लगे पड़े हैं, और इसीलिए इनकी जो रिसेंट की अपडेट्स हैं उनमें इनकी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइटर साइड पे दिखाई दे रही है। अब आई थिंक इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल फैट स्टेट में नहीं है, मॉर्निंग में ही ली गई है, या फिर पोस्ट करते टाइम बिल्कुल ये टाइट रख रहे हैं, जब ये इसको छोड़ेंगे तो वेस्ट वैसी ही दिखाई देगी। हो सकता है, देयर आर सो मेनी प्रोबेबिलिटीज हम जिनके बारे में बात कर सकते हैं, बट द रियल ट्रूथ इज कि निक इज वर्किंग ऑन हिज वेस्ट, और जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब देखो, बीच में हमने देखा था इनके मिड सेक्शन में डिस्टेंशन भी हो गया था, डिफरेंस तो दिखाई देने लग गया था, बट वो अब इन अपडेट्स के अंदर हमें काफ़ी क्लीन दिखाई दे रहा है, एब्स भी काफ़ी जॉइंट हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम गाइज, अगर मैं अपडेट को पूरी तरह से कवर करूँ निक की अपडेट से आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर गाइज डेरेक लंसफर्ड एक पॉडकास्ट अटेंड कर रहे थे अभी, और वहाँ पर डेरेक लंसफर्ड ने यही बोला, Do you see Nick possibly winning the Arnold? Mm, if the other guys are off, yeah, he could win. But you know, Do they have to probably be way off, or do they just have to slightly be off? Nick has to bring his Pittsburgh look, and those other guys have to be a little bit off, I think. Yeah. Yeah. Because this is something that I said when I said the other guys are off. When I mean off, I mean like they don't have to show up fat. You know what I'm Yeah, saying? I don't think Hadi is going to be that far off though. कि निक को अगर जीतना है ये शो, तो निक को अपना पिट्सबर्ग वाला वर्जन लाना होगा। यानी कि इनको भी पता है कि पिट्सबर्ग का निक का जो वर्जन था वो बहुत ही सुपीरियर था, जिसे वो ना तो न्यूयॉर्क में रिपीट कर पाए, ना ही मिस्टर ओलंपिया में लास्ट ईयर के। एनीवेज, तो पिट्सबर्ग का वर्जन लाने के बाद भी इन्होंने यही बोला कि बाकी एथलीट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ आना होगा। इन्होंने ये बोला कि ज़्यादा ऑफ नहीं आना होगा, बट थोड़ा सा ऑफ फिर भी आना होगा। और हार्डी के होते हुए ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हार्डी बहुत ज़्यादा ऑफ आएंगे, तभी निक के चांसेस बन सकते हैं। बट उसके साथ में अगर प्रेडिक्शन की बात करी, तो यहाँ पर डेरेक लंसफर्ड ने यही बोला कि मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं अभी देख रहा हूँ उस हिसाब से अगर बात करूँ, I'll tell you this. I think the top two are going to be Hadi and probably Andrew, if I had to guess. Based on, I mean, obviously we're going based off of what we just saw at the Olympia. Mhm. You know, I see Nick and Martin right there battling it out. I mean, if Nick comes back, I think he can beat Martin. I think Martin looked incredible in Prague, and so there's that right there. But I'm looking at probably Hadi.
because I see him probably being the most complete of them all. तो यहाँ मैं फर्स्ट एंड सेकंड के लिए एंड्रू जैक और हार्डी चुपन को देखता हूँ। तो निक और मार्टिन को मैं देखता हूँ आपस में बैटल करते हुए, और मार्टिन भी निक को बीट कर सकते हैं बिकॉज प्राग प्रो में मार्टिन का हमने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्जन देखा, बट निक के पास भी वो मौका पूरी तरह से अवेलेबल है। एनीवेज गाइस, निक मार्टिन की बैटल बताई, हार्डी और एंड्रू की बैटल बताई, और साथ में बताया कि मैं उसके बाद भी अगर मुझे विनर चूज करना पड़े तो मैं हार्डी को पिक करूंगा बिकॉज हार्डी बहुत ज़्यादा कंप्लीट है और हमेशा ही कंडीशन अच्छी लेके आते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट की एक पूरी ओपिनियन जो यहाँ पे इन्होंने शेयर करी शो के बारे में, उससे आप लोग कितना अग्री करते हो, आपकी ओपिनियन का डिफरेंस कहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके हिसाब से इस शो को जीतते हो आप किसको देख रहे हो। मेरे हिसाब से गाइस, मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे हिसाब से द शो इज गोइंग टू बी एंड्रू जैक शो, यानी कि एंड्रू जैक इस शो को जीतेंगे, और अगर कुछ चेंज हुआ तो हार्डी जीतेंगे। ज़्यादा चांसेस इन दोनों में ही है, लेकिन पिक करना पड़े तो एंड्रू को ही मैं चूज करूंगा। अब बाकी चले अगर इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पे गए तो वो है अबाउट माइक सोमरफील्ड एंड मैन। अभी इनकी कुछ टाइम पहले हमने अपडेट कवर की थी, 3 से 4 वीक्स पहले, जब ये ऑफ सीजन अपना कंप्लीट कर रहे थे। ही वॉज लुकिंग सॉफ्ट, काफी बल्की साइड पे दिखाई दे रहे थे, वाटर भी काफी होल्ड कर रहे थे, बट 3 से 4 वीक्स में ही गाइस, उन 3 से 4 वीक्स में ही हैज गॉटन हिमसेल्फ वेरी वेरी लीन, बहुत ज्यादा लीन दिखाई दे रहे हैं इस अपडेट के अंदर। आप देख सकते हो गाइस, 10 वीक से कम बचे हैं आर्नो क्लासिक में। आप जानते हो माइक सोमरफील्ड इज गोइंग टू बी कंपीटिंग ओवर दियर, और इनके अगेंस्ट वहां पे कंपीट कर रहे हैं वेस्ली विजर्स। यप, होजे मैनुअल इज नॉट कंपीटिंग, मैट ड्रैगो इस बार कंपीट करने नहीं जा रहे। लोगन फ्रैंकलिन ने भी अपना नाम नहीं दिया लिस्ट में, क्या पता चेंजेस के बाद नाम उनका रिवील हो जाए, बट अभी तक लोगन फ्रैंकलिन इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट शो। बट ठीक है, अब अगर अपडेट पे चलेगा तो माइक सोमरफील्ड इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्लासिक। बट जैसा कि हम जानते हैं गाइस, इस साल के मिस्टर ओलंपिया से पहले वेट की रिक्वायरमेंट इनकी चेंज हो गई बिकॉज हाइट फिर से मेजर करी गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो बेस्ट वर्जन हम देखते आ रहे थे माइक का इससे पहले, यानी कि आर्नो क्लासिक में जो हमने विटनेस किया था लास्ट ईयर के, वो हम रिपीट होता हुआ नहीं देख पाए। तो अब एक फैक्टर ये भी है कि वहां पर गाइस एंड टाइम पे इनको पता लगा तो इतनी जल्दी अपनी फिजिक को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। वेट बहुत ड्रास्टिकली, बहुत स्पीड में इनको रिमूव करना पड़ा, लूज करना पड़ा, और इसी वजह से इनका पैकेज उस तरह से बेस्ट नहीं आया। बट गाइस फिर भी उसके बाद भी देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि माइक रामोंटिनो को बीट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन में ये हो रहा था, मेरे अकॉर्डिंग भी यही हो रहा था, बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसी वजह से शायद माइक का 19-20 वर्जन हो गया था। बट अब इवन दो वेट कैप इनका कम ही होना है, क्योंकि वेट कैप इनका 1 साल में ही लिया जाना है अब के रूल के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी इनके पास टाइम इस बार बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, एंड दैट इज गोइंग टू बी द रीज़न मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम मिल गया प्रिपेयर करने का, तो शायद ये फिजिक इस वेट कैप में ही अपनी बेस्ट लेकर आ जाएं, कंडीशन पे बहुत ज़्यादा काम कर दें। और गाइस डेंसिटी तो सारे मसल्स में इनके भरपूर है। मेरे हिसाब से वेस्ली विजर्स को ये बीट कर देंगे। इनको चैलेंज करता हुआ इस आर्नो क्लासिक में मैं किसी को नहीं देख रहा, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे रामोंटिनो, टेरेंस रफिन या ऐसा कोई एथलीट कूद जाए। होजे मैनुअल के चांसेस बन जाते हैं, बट यस, होजे मैनुअल इज नॉट कंपीटिंग, और साथ में अगर वो कंपीट करते भी तो स्ट्रक्चर उनका इतना क्लासिक नहीं है। हाँ, पीक हिट करके आने में, कंडीशन आने में, श्रेडिड आने में वो कहीं से कमी नहीं छोड़ते। दैट इज गोइंग टू बी समथिंग जो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अगर वो कंपीट करते हैं तो। बट उसके अलावा आई थिंक नोबडी एल्स इज कंपीटिंग जो कि यहाँ पर माइक के लिए एक चैलेंज प्रेजेंट कर सके। तो एक अच्छा हैफ्टी सा चेक माइक के नाम यहाँ होता हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है। बाकी गाइस इसके बाद अगर मैं क्विकली बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो दैट इज अबाउट आंद्रे दियो एंड मैन। ही इज ऑल्सो कंपीटिंग इन आर्नो क्लासिक। यस गाइस, आप लोग जानते हो आर्नो क्लासिक यूके की लिस्ट भी रिवील है, और साथ में आर्नो क्लासिक ओहायो की लिस्ट भी रिवील है, और दोनों ही शोज में हमें आंद्रे कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। इवन दो एक शो के अंदर ब्रैंडन हेनरिक्सन इज ऑल्सो कंपीटिंग, विटोर शावेज हैं, और साथ में एडवन पाल्मेरा हैं, इमैनुअल हंटर हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस ब्रैंडन का अब वो टाइम उस तरह से नहीं रहा। यस, कई लोग मुझे हेट दिखा सकते हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म करा है। 3 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन है, और उसके बाद भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ब्रैंडन यहाँ पे आर्नो क्लासिक नहीं जीतेंगे। बट गाइस ऑनेस्टली बोलूँ, आंद्रे ने जो फिजिक अपनी रिवील करी है ना, इस बार लेकर आए हैं वो, मतलब 1.5 से 2 साल के गैप के बाद जो रिकवर होने के बाद ये अपनी फिजिक लाए हैं, ही इज लुकिंग लाइक समथिंग रियली रियली न्यू। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी इनके मसल्स में दिखाई दे रही है, वो फ्रेशनेस दिखाई दे रही है। यहाँ देखो 10 वीक्स आउट की अपडेट है, इनके बैक पे डिटेलिंग देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मसल के ऊपर मसल चढ़ाई। ही इज वेरी वेरी श्रेडेड, डिटेल्स पूरी तरह से विजिबल है, डेंसिटी बहुत ही क्रेजी लेवल की आ रही है, वो भी लोअर लैट्स तक। आप जानते हो गाइस आंद्रे बहुत ही अमेजिंग है। कोर का एक थोड़ा सा इशू है, बट मेरे हिसाब से उसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से गाइस ये शो आंद्रे का हो सकता है, बिकॉज इनकी फिजिक इस वक्त
एक्चुअल में लग रही है गाइस उस लेवल की कि मैं ब्रैंडन के ऊपर इनको रख पा रहा हूँ, प्लेस कर पा रहा हूँ। अब ये मत बोलना प्रेडिक्शन वीडियो बनाओ, शायद बना दूं शायद ना बनाओ, अभी तो और टाइम है, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से शो आंद्रे और ब्रैंडन हेनरिक्सन के बीच में ही होगा और आंद्रे इज गोइंग टू बी विनिंग द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ आर्नो क्लासिक। अगर इससे पहले जीते तो भाई मुझे करेक्ट कर देना, शायद मुझे याद ना हो, बिकॉज बहुत पहले जीते होंगे, बट मेरे हिसाब से ही हैज़ नॉट वॉन इन आर्नो क्लासिक, अगर मैं ओहायो की बात करूँ तो। अब अगर उसके बाद बात करूँगा इसमें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है अबाउट 1 यूनिट। यप, इनकी अपडेट मैं रिसेंटली कवर कर चुका हूँ। रिसेंटली नहीं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे कवर करे हुए यार, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं देते। अब तो देखो इनको लोगों ने भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपडेट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मैसिव दिखाई देना है, बहुत ज़्यादा मसल्स अच्छे हैं। लेग्स पे इनको काम करने बोला गया था बिकॉज लेग्स में काफ़ी मसल मास ये लैग करते थे। हाँ, लेग्स पे भी अब वर्क करा है, प्रपोर्शनेट अब भी अपर बॉडी के दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज शोल्डर्स की विद गाइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, राउंडनेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन बैक पे अभी इन्होंने कोई काम नहीं करा होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज बैक की अपडेट्स यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है। इनको बैक को लेके बहुत ही ज़्यादा लास्ट अपडेट जब मैंने कवर करी थी उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज करा गया था कि भाई बैक पे भी वर्क करो। और बैक सच में गाइस फ्रंट से जैसे भयंकर दिख रहा है ना, मैसिव दिख रहा है, फ्रीक दिख रहा है, बैक से वहीं कहीं ना कहीं साइज लैग करते हैं। बैक में वो विथ नहीं है, वो डिटेलिंग नहीं है, वो डेंसिटी नहीं है। और सच में भाई बड़े बड़े एथलीट्स के हम ये चीज़ देखते हैं, वो चीज़ नहीं होती। और यही मामला है कि यहाँ पर ये फ्रंट की ही अपडेट हमारे सामने पोस्ट कर रहे हैं। तो अब इनके बारे में लोगों ने ट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिया कि भाई कब तक आप ऐसी अपडेट्स पोस्ट करते रहोगे, जल्दी से compete करने भी उतरो, हम आपको स्टेज पे देखना चाहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ रिप्लाई तो नहीं करा, बट हाँ अब लोग इस चीज़ को समझ गए भाई कि आप सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाल रहे हो सिर्फ और हमें थोड़ा सा एक्साइट करते हो, बट यू डू नॉट कम्पीट। तो भाई अब इस वर्जन को अगर इतने भयंकर आप एक्चुअल में दिख रहे हो, इतने फ्रीकी दिख रहे हो, इतना मसल मास आपके पास अवेलेबल है, तो किस चीज़ की कमी है? आपको सिर्फ श्रेडिड होना है, कंडीशन और साथ में बैक को इंप्रूव करो। अगर बैक पे उस तरह का वर्क नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, आपने कर लिया होगा, बट अगर नहीं करा तो उस चीज़ पे वर्क करो। बाकी गाइस आज के लिए यही अपडेट्स कवर करने को ख़त्म करते हैं, उसके बाद जल्दी ही नया वीडियो लेके आऊँगा। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ किसकी अपडेट मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।